जय हिंद साथियों, आज हम EMRS TGT पॉलिटिकल साइंस से आए हुए प्रश्न पत्र को कवर करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम DSSB और KVS NVS जैसे एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए हम प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन A और दूसरा अभिकथन R है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन A, संविधान द्वारा प्रदत्त स्थानीय निकायों के शक्तियों को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की थी। किसकी? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से होता है। ग्रामीण जो पंचायती राज है उसको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अर्थात समस्याओं का जो निपटारा है, किसी भी मुद्दे का या किसी भी समस्या का निपटारा स्थानीय स्तर पर भी बढ़िया ढंग से हो जाए, तो इसी को ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो संविधान द्वारा प्रदत्त स्थानीय निकायों को शक्तियों को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, ये सही हो जाएगा। और विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से हो सकता है। तो हमारा जो सही विकल्प होगा A और R दोनों सही है। R A की सही व्याख्या करता है, तो हम ऑप्शन 4 ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली, जो सबसे आगे वही जीते में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य हो। दूसरा देखेंगे, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता हो, 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता है, सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है। अगर हम 1 और 3 की बात करें तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का विशेषता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की विशेषता है जो इजराइल, अर्जेंटीना जैसे देशों में लागू है, जबकि भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली अपनाई गई है। भारत के अलावा कनाडा और यूके में भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली को ही अपनाया गया है, जिसमें क्या होता है कि जिस प्रत्याशी को अन्य प्रत्याशी से अधिक मत मिलते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अर्थात जो देश में, क्वेश्चन दूसरा देखेंगे, विकल्प चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता है, तो वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत आता है। अर्थात हम दूसरा ऑप्शन ले लेंगे। भारत के अन्य चुनाव जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, MLC, विधान परिषद की बात करें तो वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। बाकी सभी चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली के तहत होता है। इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तीसरा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन A और दूसरा कारण R है। नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन A, वर्तमान समय में लोकतंत्र का प्रचलित रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। इस प्रकार की व्यवस्था में जनता की ओर से बहुमत का फैसला लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। और कारण इसका देखें तो आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। तो इसमें A यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और R A की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन 4 को हम ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है, देश का भविष्य नागरिकों के कामकाज से भी ज़्यादा शासकों के कामकाज पर निर्भर करता है, जबकि दूसरा कथन दिया है, नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत या कमजोर बनाने में मदद करता है। तो चौथा देखेंगे हम, तो इसमें जो कथन 1 है, देश का भविष्य नागरिकों के कामकाज से भी ज़्यादा शासकों के कामकाज पर निर्भर करता है, तो ये कथन 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा नागरिक ही एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करता है। अर्थात संविधान में नागरिकों के जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जो एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, उसी पर पूरा लोकतंत्र का क्या है, नींव टिका रहता है। अर्थात हम कैसे अपने संवैधानिक मूल्यों की हिफाजत करें ताकि मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में हम अपना सहयोग दे सकें। एक नागरिक भी क्या करता है, एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल शासक वर्ग पे ही जिम्मेदार नहीं है कि जो सत्ता में है वही क्या करेंगे, जबकि देश के नागरिक का भी क्या है इसमें
इसमें हित जुड़ा हुआ है। अगर मजबूत लोकतंत्र बनाना है तो देश के नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वो क्या करें, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें। तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, जबकि कथन 2 हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हम 4 का सही विकल्प लेंगे वो 3 को ले लेंगे। कथन 1 गलत और परंतु कथन 2 सही है, अर्थात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किन परिस्थितियों में किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है? मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, हनन नहीं हो रहा है। किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को काम करने से रोक रहा है। यहाँ तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 19 जो है 19(6) वो कहता है कि कोई भी वृत्ति या व्यापार या कारोबार करने का क्या होता है, कारोबार करने का अधिकार होता है। कोई कहीं भी जाके क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, अपना कारोबार या व्यापार कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 19(6) का उल्लंघन है, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन यानी पहला। जबकि दूसरा देखेंगे, किसी जन समूह को दिल्ली में तेलुगु भाषा के माध्यम के स्कूल को खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ये भी क्या होगा, मौलिक अधिकार का हनन होगा। जबकि तीसरा देखेंगे, सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी की पदोन्नति नहीं कर रही है, क्योंकि वह अधिकारी क्या है, क्योंकि वह अधिकारी महिला है, वह अधिकारी महिला है। तो अनुच्छेद जो 16 है, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है, अवसर की समता, अर्थात किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अर्थात महिला और पुरुष में उसका पदोन्नति की क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जा सकता पदोन्नति में। तो हमारा ये तीसरा भी क्या होगा, मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। जबकि ऑप्शन 4 देखेंगे, 15 साल का बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी कर रहा है। अगर हम आर्टिकल 24 देखें, अनुच्छेद 24 की बात करें तो किसी भी फैक्ट्री, कारखाने अथवा संकटमय गतिविधियों में 14 वर्ष से कम, कितना, 14 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बालक या बच्चा नियोजन अगर कार्य कर रहा है तो बाल श्रम के अधीन तो आएगा ही, अनुच्छेद 24 का उल्लंघन भी होगा। तो 14 वर्ष से कम आयु, यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन 4 में, वो 15 वर्ष की बात करता है। तो ये मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर रहा, ऑप्शन 4, 15 साल इसमें दिया हुआ। जबकि कितना, 14 साल का रहता तो मौलिक अधिकार का हनन होता अनुच्छेद 24 के अनुसार। तो हम ऑप्शन 4 ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया था, 18 महीने के आपातकाल के बाद। जबकि बी देखेंगे, मोरारजी देसाई 1976-77 तक एक गैर कांग्रेसी दल की ओर से प्रधानमंत्री रहे। सी देखेंगे, जगजीवन राम के नेतृत्व में एक पार्टी बनाई गई थी, उस पार्टी का नाम जनता पार्टी था। ऑप्शन डी देखेंगे, आपातकाल के बाद हुए लोकतंत्र के चुनाव में जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 36 सीटें मिली थी। तो फिर हम देखेंगे, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352, जो राष्ट्रपति उस समय थे तत्कालीन फखरुद्दीन अली अहमद, अनुच्छेद 352 के तहत आधिकारिक तौर पर जारी किया गया था, जो आपातकाल था। अर्थात आपातकाल 25 जून 1975 से प्रभावी हुआ, 25 जून 1975 से प्रभावी हुआ। और इसी बीच 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने नए चुनाव की घोषणा की, जो मार्च में ही होना था। अर्थात जनवरी माह में 18 जनवरी 1977 को क्या एक नए चुनाव की घोषणा कर दे रही है, 18 जनवरी। तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा कि जनवरी माह में चुनाव कराने का फैसला किया था, तो बिल्कुल 18 जनवरी 1977 को नए चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी। मोरारजी देसाई 1976-77 के गैर कांग्रेसी दल की ओर से प्रधानमंत्री रहे। तो 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को लोकसभा की कुल 298 सीटें मिली थी। कितना, 298, कब, 1977 के। तो आप देखेंगे, आपातकाल के बाद हुए लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 36 सीटें मिली थी, नहीं, 298 सीटें मिली थी। तो डी गलत हो जाएगा। जगजीवन राम के नेतृत्व में एक पार्टी बनाई गई, उस पार्टी का नाम जनता पार्टी था। जो जगजीवन राम थे उनके नेतृत्व में जो पार्टी बनी थी, CFD बोलते थे उसको, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, CFD, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। इन्होंने आपातकाल 1975-77 के दौरान गांधी का समर्थन किया था, लेकिन उसके बाद 1977 में कांग्रेस को छोड़ दिया और CFD पार्टी बनाकर जनता पार्टी गठबंधन में क्या हो गए, शामिल हो गए। अर्थात हमारा जो ऑप्शन सी है वो भी सही होगा, क्योंकि उन्होंने CFD के साथ क्या जनता पार्टी में गठबंधन कर लिया था, CFD
पीएफडी पार्टी का जनता पार्टी से गठबंधन हुआ था। मोरारजी देसाई 76-77 गैर कांग्रेसी दल की ओर से प्रधानमंत्री रहे, तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी सही होगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे 6 का जो सही विकल्प होगा वो ए बी सी ये सही है, लेकिन डी गलत है। जो हमारे ऑप्शन में ए बी और सी सही होगा, डी गलत होगा, तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको हम करेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1, जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने को न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। कथन 2, विचाराधीन कैदियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा चला जो पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने को न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है, तो इसमें जो पहला है वो सही होगा। कथन पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। विचाराधीन कैदियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा चला जो पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि 1979 में कपिला हिंगोरानी नामक एक वकील ने बिहार के 18 विचाराधीन कैदियों जिनके मुकदमे लंबे समय से लंबित था, हालांकि वो लंबे समय से जेल में रह रहे थे, तो हिंगोरानी जो उस मामले में वकील थी, उनका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था इस मामले से। उन्होंने कैदियों की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रत्यक्षीकरण याचिका रिट लगाई थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी, जिसको न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने स्वीकार कर लिया था। कौन थे न्यायमूर्ति? पीएन भगवती ने स्वीकार कर ली। यह मामला जनहित याचिका पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का पहला मामला था, जनहित याचिका के रूप में जाना गया, जिसको पहली बार किसने स्वीकार किया था? तो पीएन भगवती, न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने, जिसको पीआईएल बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। तो इस प्रकार दोनों हमारा कथन सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएगा। विचाराधीन कैदियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा चला जो पहली जनहित याचिका में रूप में प्रसिद्ध हुई। जी हाँ, बिल्कुल, वो बिहार के 18 विचाराधीन कैदियों का मामला था। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इस प्रकार हम कथन 4 सही ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इनके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी शामिल है। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका जो होता है, एक केंद्र की विधायिका जिसे संसद बोलते हैं, संसद, और एक राज्य की विधायिका जिसे विधानसभा बोलते हैं, विधानसभा। जबकि हम कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका इसका जो प्रमुख होगा केंद्रीय स्तर पे वो राष्ट्रपति, उसके नीचे प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री और फिर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। जबकि राज्य में देखें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री अर्थात सीएम, फिर कैबिनेट मंत्री, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी। यानी कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री ही नहीं बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी शामिल होता है, तो बिल्कुल सही होगा। उसी तरह हम देखें, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही होगा हमारा। तो 8 का जो सही होगा वो कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो अर्थात ऑप्शन 4 ले लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यावहारिक तौर पर अप्रभावित रहता है। कथन 2 है, आपातकाल की स्थिति में सरकार चाहे तो किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है। अगर हम बात करें संविधान में आपातकाल की, तो 3 प्रकार के आपातकाल को बताया गया है। एक अनुच्छेद एक जो आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 में दिया है, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। जबकि अनुच्छेद 356 में
राष्ट्रपति शासन है। क्या है? तो राष्ट्रपति शासन। जबकि एक अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की बात की गई है, अर्थात 3 प्रकार के आपातकाल। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है, वित्तीय आपातकाल की बात करता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की बात करें तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। जो सशस्त्र विद्रोह है शब्द, ये 44वें संविधान सशस्त्र विद्रोह की बात जो है, पहले आंतरिक विद्रोह की बात थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह शब्द इसमें जोड़ा गया था। साथ ही साथ मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा। ये भी 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। सशस्त्र विद्रोह और मंत्रिमंडल के लिखित सलाह, ये दोनों 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो हम देखेंगे आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यावहारिक तौर पर अप्रभावित रहता है। बिल्कुल अप्रभावित रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपात के समय में राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में तो हो जाती है, लेकिन उन्हें पूर्णतः निलंबित नहीं किया जाता। उन्हें पूर्णतः निलंबित अर्थात व्यावहारिक तौर पर क्या? अप्रभावित ही रहती हैं। उसी तरह देखेंगे तो ये ऑप्शन कथन 1 हमारा सही होगा। आपातकाल की स्थिति में सरकार चाहे तो किसी एक अथवा मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है। अगर हम बात करें संसद को, आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। साथ ही अनुच्छेद 358 और 59 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करता है। अगर हम 358 की बात करें तो आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद जो 19 होता है, अगर आर्टिकल अनुच्छेद 19 जो होता है वो स्वतः क्या हो जाता है? वह स्वतः समाप्त हो जाता है। जबकि अगर 359 के तहत अगर घोषणा की गई है तो राष्ट्रपति को यह शक्ति वह देता है कि वह अनुच्छेद 20 अर्थात अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 में देखें तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है, जबकि 21 है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करता है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी अधिकार क्या हो जाते हैं? सभी मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, 9वां का, वो 4 हो जाएगा। सही विकल्प 4 हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10, न्यायिक सक्रियता के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन का चयन करें? निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। कथन 1, इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बना दिया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। कथन 2, न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। तो हम देखेंगे 10, कथन एक तो सही होगा। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बना दिया। जो न्यायिक सक्रियता थी, जुडिशियल एक्टिविज्म थी, वो लोकतांत्रिक बना दिया न्याय व्यवस्था को, और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हो गई। ये तो सही हो जाए। न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट हुआ, पहले से ही स्पष्ट था। तो हमारा कथन 2 गलत होगा, अर्थात कथन 1 तो सही है परंतु कथन 2 गलत हो जाएगा। तो 10 का हम ले लेंगे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का वो कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के सभी बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या किया? संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। जो भारत का प्रस्तावना है उसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, 1980 के दशक के आखिर के सालों में कुछ बेहद महत्वपूर्ण बदलाव आए जिनका हमारे आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। ऑप्शन है इसमें देखेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ। बी, विभिन्न सरकारों ने ढांचागत समायोजन कार्यक्रम चलाए जो आर्थिक सुधार के नाम से जाना गया। 1989 के चुनाव में कांग्रेस को 297 सीटें प्राप्त हुई। और ऑप्शन डी, 1989 में नरसिम्हा राव को कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया। अगर हम मंडल कमीशन की बात करें, मंडल कमीशन तो मोरारजी देसाई के समय में इसका गठन हुआ था। मोरारजी देसाई के समय में इसका गठन हुआ था। इसका गठन 1 जनवरी 1979 को होता है।
1979 इसका गठन होता है तथा 31 दिसंबर 1980 में क्या करता है, 1980 में ये अपना रिपोर्ट पेश करता है। 79 में गठन और 1980 में अपना रिपोर्ट पेश किया, जिसके तहत इसने 27% रिजर्वेशन के लिए पेशकश की। ओबीसी को कितने परसेंट रिजर्वेशन, 27% आरक्षण की क्या करता है, सिफारिश करता है। 1990 में बीपी सिंह सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू किया था। कब होता है, 1990 में। किसके समय में, तो बीपी सिंह के समय में। बीपी सिंह प्रधानमंत्री होते हैं, बीपी सिंह। तो हम देखेंगे राष्ट्रीय राजनीति मंडल मुद्दे का उदय हुआ बिल्कुल 1979 में गठित हुआ था और 80 में रिपोर्ट लागू कर दिया। विभिन्न सरकारों ने ढांचागत समायोजन कार्यक्रम चलाए और आर्थिक सुधार के नाम से जाना गया। बिल्कुल कई तरह के प्लान है। योजना आयोग का गठन के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई, फिर रोलिंग प्लान आया। इस तरह कई ढांचागत क्या हुआ, आर्थिक विकास के कार्यक्रम चलाए गए। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 297 सीटें प्राप्त हुई थी। नहीं, बिल्कुल गलत। 1989 के जो 9वीं लोकसभा चुनाव थे, 1989 में 9वीं लोकसभा चुनाव था, कांग्रेस को 197 सीटें मिली थी राजीव गांधी के समय में, जबकि जनता दल को 143 सीटें मिली थी। जनता दल बीपी सिंह के समय में ये 197 किसको मिली थी, कांग्रेस को मिली थी, और 143 जनता दल को। ऑप्शन डी देखेंगे, 1989 में नरसिम्हा राव कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया था। नहीं, ये गलत है। नरसिम्हा राव को 1991 से लेकर 1996 तक प्रधानमंत्री रहे थे। वे भारत की आर्थिक नीतियों के कारण याद किए जाते हैं, आर्थिक उदारीकरण के लिए याद किए जाते हैं। ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, यानी ए और बी। तो हम ऑप्शन चूज करेंगे ए और बी, अर्थात ऑप्शन 4, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 13। नीचे दिए गए विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उत्तर को चुनें। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, ग्राम सभा का भी सचिव होता है। बिल्कुल, वो ग्राम सभा का भी क्या होता है, सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया था, ये भी सही है। अर्थात हमारा कथन 1 और 2 दोनों सही होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघवाद में देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं। एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं, बिल्कुल सही है। एक केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, और बाद में तो इसमें स्थानीय स्वशासन यानी ग्रामीण स्तर, स्थानीय सरकार भी शामिल हो गई। सभी राज्यों को सभी मुद्दों पर फैसला लेने की स्वायत्ता होती है, बिल्कुल गलत। सभी राज्य सभी मुद्दों पर क्या फैसला नहीं ले सकती, जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं या केंद्रीय सूची का विषय है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में ये क्या करते हैं, राज्य फैसला नहीं ले सकती। तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। उसी तरह देखें, राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर कुछ राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ राज्यों को नहीं, सभी राज्यों को पालन करना पड़ता है, सभी राज्यों को। तो 3 भी गलत हो जाएगा। राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, गलत, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा 14 का जो सही विकल्प हो जाएगा, 14 का वो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती है संघवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15। लोकतंत्र राजनीति में बेहतर विकल्प है क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, बिल्कुल सही। यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही। लोकतंत्र हर व्यक्ति की इच्छा को पूर्ति करता है, बिल्कुल गलत। अर्थात ए और बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हम 4 देखेंगे, ऑप्शन 4 विकल्प 4, ए और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी, संविधान सभा में होने वाली गंभीर चर्चाओं को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट नाम से प्रकाशित किया गया। अगर हम 16 को देखें तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इनमें से 296 जो थे, 296 ब्रिटिश प्रांत से, कहाँ से, ब्रिटिश प्रांत, जबकि 296 ब्रिटिश प्रांत से और 93 देसी रियासतों से चुने जाने थे। देसी रियासतें। लेकिन 3 जून 1947 को भारत विभाजन के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना स्वीकार करने के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य, जो पाकिस्तान क्षेत्र के मुस्लिम लीग के सदस्य थे, वो भारतीय संविधान सभा से क्या हो गए, अलग हो गए। क्योंकि माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को स्वीकार कर ली गई, जिसमें यह तय था कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग होंगे। तो अब जो 389 के बजाय कितनी सीटें हो गई संविधान सभा में, 389 के बजाय हो गए 299 सीट। और जो यहाँ पे जो ब्रिटिश प्रांत को 296 मिला था, 296, अब 200 कितना हो गया, 229 हो गया। जबकि देसी रियासतों को उसमें 93 सीटें मिली थी, तो 93 से घट के हमारे पास 70 हो गया देसी रियासतों को 70, जबकि 229 क्या हो गया ब्रिटिश प्रांत का, और कुल सीट हो गया 299।
तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। 16 हम देखेंगे, 16, तो ये हमारा सही होगा। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बिल्कुल वो सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में होने वाले गंभीर चर्चाओं को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट नाम से प्रकाशित, ये भी सही होगा। अर्थात ए बी सी तीसरा हमारा सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही होगा। कि संविधान सभा में कितने, तो 299। पहले कितने थे, 389 निर्धारित थे, जबकि पाकिस्तान का अलग होने के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए, तो 299 सीट पूरा बचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम 17। नीचे दो कथन दिए गए, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था और आधुनिक काल में कई सालों तक एक संवैधानिक राजतंत्र रहा। सन 2006 में नेपाल देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्राप्त हुए, प्रदर्शन हुए, पर जिनके बाद राजा को वापस लाया गया। ये राजा वापस नहीं आए थे, राजा को वापस क्या किया गया, लोकतंत्र समर्थन व्यापक प्रदर्शन हुए थे, उसके राजा को हटा दिया गया था। 2006 में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद राजा को इस्तीफा देना पड़ा और संसद को बहाल करना पड़ा, राजशाही को समाप्त करना पड़ा, नेपाल को एक संघीय गणराज्य की ओर ले जाया गया। अर्थात ऑप्शन हमारा एक सही होगा और बी क्या हो जाएगा, और कथन 2 गलत हो जाएगा। 17 का 2, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक न्याय, सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय थे, ये रूसी क्रांति से लिए गए थे। रूसी क्रांति जो 1917 में रूसी क्रांति से ली गई थी। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, अर्थात 3 प्रकार के न्याय की बात करता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 19। देश का सर्वोच्च कानून जिसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं को कहते हैं। देश का सर्वोच्च कानून जिसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं, उसको क्या कहते हैं, संविधान बोलते हैं। संविधान बोलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।